आज हम लोग व्याकरण की जो भी मतलब मुख्य मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि 8/10/2022 की डेट को 7/6 to 10th नहीं 12 तक के बच्चों का 12 तक के बच्चों का हिंदी का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन को उद्देश्य मानते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और कोशिश होगी कि इस वीडियो से क्वेश्चन जो है क्या हो सके, टैली कर सके या आपको कुछ तरीका पता लग सके कि आपको किस आधार पे पढ़ना है। अभी आपके पास 7-8 दिनों का टाइम है और वैसे भी आप पहले से बार बार हिंदी व्याकरण की पढ़ाई हुई है ऑफलाइन क्लासेज में, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी करो कि आपके जो 8 तारीख के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, तो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग काम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्याकरण क्या होता है। ठीक है, व्याकरण व्याकरण अर्थात व्याकरण की परिभाषा आपको पता होगा, पहले आपको बताया भी गया होगा कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीख लेते हैं। यह बात तो सबको पता होगा जी। ठीक है, तो हमें हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक है उसे पढ़ने से पहले व्याकरण के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही हम हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना हमें ढंग आएगा। फिर इसके अलावा जब अगर हमें हिंदी समझना आ जाएगा, हिंदी पढ़ना लिखना समझना आ जाएगा, तो उसके ऊपर आसानी से हम विज्ञान समाज को भी आसानी से कार्य को कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गद्यांश का वीडियो आपको मतलब दिखा रहा था, जिसमें मैं आपको गद्यांश दे रहा था, उसमें मौजूद बातों को समझा रहा था और समझा करके क्वेश्चन लिखने के लिए सिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठ्यपुस्तक से संबंधित बातें तो हो चुकी है, जिसका जहां जहां तक सिलेबस है वहां तक बात विचार कराया जा चुका है, फेयर करा करके उसको याद वाद करवाने के भी काम किया जा चुका है। अब आज हम लोग व्याकरण को लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं और कोशिश रहेगी कि आज व्याकरण आपको मतलब पूर्ण रूप से आपको समझा दिया जाए कि व्याकरण में से किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ तक पहुंच पाते हैं और वहां तक आप कहाँ तक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला व्याकरण का चैप्टर होता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो मतलब व्याकरण के बारे में हम लोग जान गए। अब होता है भाषा। ध्यान दीजिए, व्याकरण वह विद्या है, ठीक है ना, विद्या है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए। इसमें समझना भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर यह तो इसका परिभाषा हो गया। लेकिन अब आजकल के परीक्षाओं में जो है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्या है कि व्याकरण में परिभाषाएं लिखने के लिए नहीं पूछी जा रही हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर ऑप्शन बना दिया जाए कि वो कौन सी विद्या है जिसके तहत शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, और ऑप्शन दे दिया जाए कि भाषा, व्याकरण या वर्ण या जो कुछ भी, तो क्या कहिएगा आप? व्याकरण। समझ रहे बातों को? अब आजकल तो ऑप्शनल एग्जाम हो रहे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कार्य करने होंगे। अगर मतलब आपको परिभाषा याद करने हैं, समझने हैं कि वह विद्या जिसके तहत हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आ जाए, वो क्या कहलाता है? व्याकरण। जब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन बना करके पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको जवाब देने हैं। ठीक है, अब व्याकरण के बाद आता है भाषा। ठीक है ना, तो भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके तहत हम अपनी बातों को, हम अपनी सोच को, हम अपनी समझ को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। अगर आपसे सवाल बने, अगर आपसे कोई पूछे कि वह माध्यम जिसके तहत हम अपनी बातों को किसी के सामने स्पष्ट करते हैं क्या कहलाती है, ऑप्शन ए दे दे, मतलब
जो भी व्याकरण भाषा वगैरह वगैरह, तो आप क्या डालिएगा? भाषा। बातों को समझे रहिएगा तो आपको बातें समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। अब होता है भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 2 मुख्य रूप से होता है और एक तीसरा अपने आप से भी डाला जाता है। पहला होता है लिखित भाषा, ठीक है। दूसरा होता है मौखिक भाषा, ठीक है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो भाषा के 3 भेद हो गए। लिखित, जैसा कि इसका नाम में ही आपको स्पष्ट हो रहा है, जो मेरी वह विधि है कि नाम को ही समझ करके आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं, उसी प्रकार नाम को ही समझ करके आप उसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है लिखित, लिखित मतलब लिखा हुआ। क्या किया हुआ? लिखा हुआ। लिखा हुआ अर्थात लिखी हुई भाषा को हम लिखित भाषा बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसके माध्यम से जो बातें आपको समझ में आ रही हैं वह लिखित भाषा है, ठीक है। मौखिक, मौखिक भाषा, जैसे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मुंह से बोला हुआ, मतलब मुंह से मैं जो अभी बोल रहा हूँ और बोल करके अपनी बातों को आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ, आपके समझ तक पहुंचा रहा हूँ, तो वह मौखिक भाषा हो गया। और सांकेतिक का मतलब होता है संकेत करके। जैसे कि मैं संकेत कर रहा हूँ कि यह ग्लास या पेन या कॉपी, मतलब मैं बोलूँ नहीं, सिर्फ ऐसे कहूँ कि उसको दो, ऐसे दो, ये करो, वो करो, उसको वहां से हटाओ, मतलब बोलने की गरज नहीं हो, संकेत से बताया जा सके। जैसे कि आप देखते हैं न्यूज वगैरह में भी संकेतों में दिखाया जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? आप सोच रहे हैं कि सांकेतिक भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? समझ रहे हैं क्यों होती है सांकेतिक भाषा की आवश्यकता? क्योंकि सांकेतिक भाषा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कोई इस मतलब दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है कि सुन नहीं पाते हैं, तो कम से कम देख पाते हैं, तो संकेतों के माध्यम से वो देख लेंगे कि क्या क्या बात हो रहा है। न्यूज में देखे हैं कभी सांकेतिक भाषा के रूप में? न्यूज में आता है, ठीक है। तो इसलिए यह भाषा के रूप हो गए। अब इन सभी बातों को समझने के बाद अब सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी मतलब भाषा की, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, आपको बताया गया है इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी, क्या होती है? लेटर, वर्ण होती है, ठीक है। तो वर्ण से इसकी शुरुआत होती है। वैसे भी हम लोग भी बचपन में सबसे पहले क्या सीखे थे? क लिखना सीखे थे, ठीक है। क एक खड़ा पाई दीजिए, गोल रखिए, ऐसे कीजिए, या क लिखना सीखे थे। या क क्या है? वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा बनती है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आपकी परिभाषा, आपके बुक में भी सब ये चर्चा किया गया है। तो वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं, मतलब इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब प्रत्येक परिभाषा को मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बोलने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क, ख, ग, अंग, अ इत्यादि, ये सब क्या है कि वर्ण होगा। क को वर्ण नहीं कहा जाए, क के नीचे जब हलन दिया जाएगा तब यह वर्ण होगा। समझ गए? हलन का मतलब है कि असाइलेंट। क जो है सिर्फ क हलंत और अ के मिलने से क्या बना है? क बना है, ठीक है। तो यह क जो है व्यंजन है, इसकी भी चर्चा होगी। अब क वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक स्वर वर्ण और एक दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिले हैं, जिसकी सहायता में स्वर की सहायता, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। बस इतना बस याद रखना है, ट्रिक्स याद रखिए, बस एक शॉर्ट को ट्रिक्स याद रखिए कि जिसमें अन्य की किसी दूसरे वर्ण की दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। और व्यंजन में किसी दूसरे की सहायता ली जाए, दूसरे अर्थात स्वर की सहायता ली जाए, स्वर की सहायता से किया गया उच्चारण क्या होता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। समझ बातों को? ये सब उच्चारण के आधार पर होता है। उच्चारण का मतलब समझते हैं ना, जो हम अभी बोल रहे हैं, जैसे कि हमने बोला क, हमने जो बोला यह मेरा उच्चारण है, क का उच्चारण, अर्थात जिसमें स्वर की सहायता ली जाए वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। बहुत ही मतलब जरूरी क्लास है आपके लिए, एकदम ध्यान से समझिए बातों को। अब स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अ से लेकर के औ तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अ से लेकर के औ तक के वर्णों को स्वर कहते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ए, ओ, ठीक है। और इसमें
दो मिले होते हैं, एक री मिला होता है, ठीक है ना, एक री और एक श्री मिला होता है, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, 11 वर्ण बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। समझ रहे बातों को। और अह जो अह अंग और अह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विसर्ग, जिसका नाम अयुग्वाह भी कहा जाता है। क्या, विसर्ग, या इसको बोलते हैं विसर्ग और इसको बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अयोग वाह, समझ गए, अ से अ तक का बात हुआ। अब व्यंजन की जब बात आती है तो क से लेकर के ज्ञ तक के वर्णों को क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं, जिसमें क से लेकर अंग तक क वर्ग, च से लेकर इ तक च वर्ग, त से लेकर अण तक त वर्ग, प से लेकर म तक प वर्ग, और य र ल व को अंतस्थ, ठीक है, और फिर तालाबे से मूर्धन से ह को उष्म, और समझ रहे हैं ना बात, और छत्रज्ञ को, मतलब छत्रज्ञ को क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अभी उसके विषय में बात में मतलब यहीं पे चर्चा कर देंगे। देखिए व्यंजन जो है स्वर वर्ण को तो आप समझ गए जी। व्यंजन जो है सबसे पहले कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने, पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, और तीसरा उष्म, जिसके विषय में अभी बात हम लोग किए हैं। स्पर्श में क से लेकर के कहां तक, म तक आता है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, और अंतस्थ में आ गया आपका य र ल व, य र ल व, तालाबे से मूर्धन से दंत सब किसमें आ गया, उष्म में। तो सब मिलकर के स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, ठीक है। अब ड और ढ जो है यह 2 व्यंजन होते हैं, जिसको डेउड व्यंजन कहा जाता है। समझ गए। फिर आगे व्यंजन वर्ण के विषय में हम लोग बात कर लिए, अनुस्वार विसर्ग सब हो गया। अब एक आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है, ये हिंदी में संयुक्त व्यंजन है जो स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, किसी दो के मिलने से बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिसे संयुक्ताक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अकेले नहीं बनते, जैसे कि मान लीजिए 6 है, 6 मतलब अब यही ना बच रहा है अभी तक जितने, अब तो इसमें आ गया, क से म तक इसमें आ गया, य र ल व इसमें आ गया, तालाबे से मूर्धन से दंत स इसमें आ गया, ह तक। अब बच गया 6 त्र ज्ञ। तो आखिर ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनकी रचना जो है अकेले नहीं होती है। 6 का मतलब हुआ क हलंत जोड़ स हलंत, किसी को दिक्कत। त्र का मतलब हुआ त हलंत जोड़ र हलंत, ठीक है। ज्ञ का मतलब हुआ स्र हलंत फिर ज हलंत और इ हलंत, ज और इ के मिलने से क्या बनता है, ज्ञ। किसी को दिक्कत, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब रही बात ही कि हम लोग यहाँ तक तो संयुक्त व्यंजन तक सब बात समझ लिए, अब इसका उच्चारण स्थान देखना होता है कि किस चीज का उच्चारण कहाँ से हुआ है। ज और इ को मिला करके ज्ञ की रचना होती है, तो ज हलंत और इ हलंत, ठीक है। इसमें बुक में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक में संपर्क करो। ज हलंत और इ हलंत के मिलने से क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। समझ गए, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। अब जो है इसका उच्चारण स्थान भी पूछता है परीक्षा में कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे, जैसे कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो कंठ से आवाज आती है, तालु से आवाज आती है, मूर्धा से आवाज आती है, दंत से आवाज आती है, ठीक है ना। तो दांत जो है वह दंत हो गया, दांत के जस्ट ऊपर जो है वह तालु हो गया, और तालु के जस्ट पीछे क्या हो गया, मूर्धा। अगर आपको इसका पहचान करना हो तो आप बोलिए मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। तो जीभ मुड़ करके जिस जगह पे जाके मतलब ऊपर सट रहा है वो मूर्धा कहलाता है। अब मूर्धा के जस्ट आगे
दांत के जस्ट ऊपर तालु कहलाता है। तालाबे से बोलिए तालाबे से, तो जहां जीभ जाके टच कर रहा है वह तालु हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क क क कहाँ से, मतलब अगर सवाल आ जाए कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कहाँ से है? कंठ से। ऑटोमेटिक आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे और पहले पढ़े भी होंगे। दांत से, जैसे कि दंत ओष्ठ, अभी सब तो कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया। अब इन दो को मिला करके कंठ तालु, जैसे कुछ ऐसे होते हैं इसमें कंठ भी लगता है और तालु भी लगता है, ठीक है, जिसके जगह पे आता है ओ, ठीक है। कंठ और तालु दोनों के मिलने से, सॉरी, कंठ और तालु के मिलने से बनता है ए। जब आप कह रहे हैं तो उसमें तालु का भी उपयोग किया जा रहा है और कंठ का भी उपयोग किया जा रहा है। अब एक आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओठ के मिलने से, कंठ और ओठ के मिलने से। सरल हिंदी व्याकरण की किताब आप रख रहिएगा अपने पास, उसको रख करके वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ के मिलने से जो चीजें निकलती हैं वो क्या होती हैं, मतलब कंठोष्ठ कराती हैं। जैसे कि ओ, फिर दंतोष्ठ, दांत और ओठ के माध्यम से वो, ठीक है। फिर नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से भी कुछ शब्दों का उच्चारण होता है, कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे कि अंग, ञ, अण, न, म, ये सब नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो जो कंठ से उत्पन्न होता है उसको कंठ वर्ण, जो तालु से उत्पन्न होता है उसे तालव्य वर्ण, जो मूर्धा से उत्पन्न होता है उसे मूर्धन्य वर्ण, समझ रहे हैं। जो दांत से उत्पन्न होता है उसे दंत वर्ण। अब आता है अनुतान। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो झनकृत्य होते हैं, मतलब झंझनाहट के साथ उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुतान। जिसकी उच्चारण में स्वर तंत्र या झनकृत्य हो वह उतान कहलाती है। जैसे कि उतान दो प्रकार के होते हैं, यहाँ बात समझिए। अनुतान होता है, अनुतान, उतान नहीं, चलिए, अनुतान होता है। अनुतान दो प्रकार के होते हैं, एक घोष वर्ण, ठीक है, दूसरा अघोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब हुआ कि जो झनकृत्य हो, जो वर्ण क्या हो, झनकृत्य हो। जैसे कि ग, ज, द, ब, आप इसे बोल रहे हैं तो झनकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यह झनकृत्य वर्ण है, इसे घोष वर्ण कहा जाता है। और जो अघोष वर्ण, जिसमें क्या होती है, झनकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कि क वर्ण का ग जो है घोष उत्पन्न करता है, और क कोई घोष उत्पन्न नहीं करता है, ख भी कोई घोष उत्पन्न नहीं करता है, ग घोष उत्पन्न करता है, घ घोष उत्पन्न नहीं करता है, अंग घोष उत्पन्न नहीं करता है। अर्थात हर, मतलब क्या होते हैं कि क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, हर वर्ग का तीसरा जो क्या होता है कि वर्ण जो होता है, तीसरा वर्ण समझते हैं। जैसे क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग, तो तीसरा वर्ण ग है। तो हर वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, तो इसे क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा इस किताब में भी की गई है। अब यहाँ पर वर्ण नाम का जो चैप्टर है अब यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब वर्ण नाम के चैप्टर को तो हमने पढ़ा, समझा, सीखा, इसको और भी पहले पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। अब इसके ऊपर सवाल जो है परीक्षा में वो कैसे बनेंगे, बात अब यहाँ आता है। तो कुछ एक दो सवाल मैं आपसे करता हूँ, उसके बाद जो है फिर इसके बाद शब्द की बात की जाएगी। तो सवाल मान लीजिए आपके पास हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि तालाबे स कौन सा वर्ण है, ठीक है, तो क्या कहिएगा आप, ऑप्शन दे दें, स्वर, व्यंजन, ठीक है, अनुतान, ठीक है, नॉन, तो क्या कहिएगा, नॉन। व्यंजन सही जवाब है, तालाबे स व्यंजन है, ठीक है। अब जब पूछेगा कि कौन सा व्यंजन है तब आपको कहना पड़ेगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और जो लोग स्वर बोल रहे हैं वो तो महामूर्ख हैं।
स्वर कैसे हो सकता है? जब आपको पता है कि अ से लेकर के औ तक के वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसमें जो है अब आपका तालाबे से कहाँ संभव है? आपको मेहनत करने की जरूरत है। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि मूर्धन्य स ऐसे बोले कि का उच्चारण स्थान कहाँ है? दे दे तालु या मूर्धा या कंठ या दंत, तो क्या होगा? मूर्धा। समझ गए ना बात को? मकसद यही था कि हम लोग सवालों के टाइप को समझ पाए। आज तो समझाना भी पड़ रहा है, ठीक है। किसी दिन मैं फिर क्या है कि इसको सवाल को लेकर के भी शामिल होऊंगा। तो फिलहाल ये चीजें हो गई। फिर दूसरी मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और किस वर्ण की बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाए तो स्वर, किस वर्ण को बोलने में जो है दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए तो व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितना बात होता है? 25 4 29। नहीं 29 कैसे? 25 4 29 4 33। ठीक है। 6 क्या है? तो संयुक्त व्यंजन। समझ रहे बातों को? मतलब जो बताया गया है इसी के ऊपर आज एक काम किया जाए। आज जो है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, कल आप इसको पढ़ के समझ लीजिए। कल हम लोग इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। जितना मैं समझा दे रहा हूँ उतना को आप समझ करके घर से आइए। आज तब कल जो है इसके ऊपर सवाल जवाब किया जाएगा। तो अब वर्ण के बाद अब आती है शब्द की बारी। ठीक है, शब्द की बारी। अब हम लोग शब्द को देख रहे हैं। शब्द जो है, जैसे कि शब्द का जो परिभाषा बनता है वह यह होता है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए क जोड़ म जोड़ ल, तीनों मिलकर क्या बने? कमल। तो यह जो बना यह वर्णों के मेल से जो बना वो उसे क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। दो वर्णों के सार्थक मेल को अब इधर उधर मिला दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम ऐसे लिख दें ल क म तो क्या बन जाएगा? लकम। तो यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका कोई शब्द नहीं हो, मतलब कोई यह शब्द कहलाता ही नहीं है। समझ गए बातों को? अब शब्द के भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, आधार होते हैं। ठीक है ना? आधार होता है, उस आधार पर शब्द के भेद होते हैं। पहला आधार होता है उत्पत्ति, बनावट और रूपांतर। तीन आधार होते हैं शब्द के। ठीक है, पहला उत्पत्ति, बनावट और तीसरा रूपांतरण। इसको दिक्कत? उत्पत्ति जैसा कि आप सब सही समझ रहे हैं। उत्पत्ति का मतलब हुआ कि किसी का कोई उत्पन्न हुआ हो। ध्यान से देखिए, घबराइए मत। उत्पन्न हुआ हो कोई चीजें क्या है कि फिर से बनी हुई हो, फिर उत्पत्ति कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे इसकी परिभाषा है और वैसे इसका एग्जाम्पल भी है। जैसा नाम है, नाम दे तत्सम मतलब संस्कृत के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम। मतलब हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तत्सम। मतलब जो शब्द संस्कृत जैसा दिखाई देता हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। मतलब जिसमें विसर्ग लगा हो, जिसमें मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए तत्सम के कुछ उदाहरण लिखते हैं हिंदी में संस्कृत के मूल रूप, जैसे कि जगत, मतलब जिसमें जगत हलंत लगा है, देख रहे हैं जी। फिर जगत के बाद फल, पुष्प, पुस्तक, इस सब में के पीछे लास्ट में हलंत लगा है। तो अधिकतर तत्सम वर्णों में क्या होता है? हलंत का प्रयोग किया गया रहता है, वह तत्सम वर्ण कहलाते हैं। और वैसे भी हिंदी में उसका इस्तेमाल किया गया होता है, लेकिन वह संस्कृत का शब्द होता है। तो क्या कहलाता है? तत्सम। याद रखिएगा बात को, पहचान लीजिएगा। जैसे कि कोई शब्द दे दिया गया और तो पूछा गया कि यह कौन सा शब्द है, ऑप्शन दे दिया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अगर यदि वह सब संस्कृत का होगा, हलंत लगा होगा, विसर्ग लगा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? तत्सम बोलेंगे। ठीक है। तद्भव
मतलब जो संस्कृत वाले रूप का ही बदला रूप, मतलब संस्कृत वाले शब्दों का ही बदला रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अग्नि जो है तत्सम है, तो अग्नि का बदला रूप क्या हो गया? आग। आग। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोलेंगे? तद्भव। जो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, देशज जिसकी उत्पत्ति देश में हुई हो, जो अपना देसी भाषा का जो प्रयोग किया गया हो, देश में जब उसका उपयोग किया गया, मतलब जो चीजें अपने देश में बनी है तो उसका देसी भाषा का उपयोग, जैसे कि हल, कुदाल, ये सब अपने देश की भाषा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। और विदेशज का मतलब जो विदेशों में जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वह विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, तो इसको पहचानने का नियम है, जो विदेशों में हुई है उसमें इस मात्रा का प्रयोग किया गया हो तो वो क्या होगा? विदेशी शब्द होगा। जब ऐसे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो तो तत्सम शब्द होगा। और तद्भव तो आप आसानी से पहचान लोगे, जो बिगड़े हुए रूप का, जैसे कि अग्नि का आग, कर्पूर का कपूर, जल का पानी, ये सब क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। और देशज भी तुम अपने से कि लोटा तुम्हारे देश में पैदा हुआ है, तुम्हारे देश में इसका उपयोग किया जाता है, तो लोटा अपने ही क्षेत्र में जो बातें हो रही है, डोरी, तो ये सब क्या होंगी? देशज हो जाएंगी। और पगड़ी, ठीक है ना, इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। आप विदेशज में आ गए, जैसे कि हॉस्पिटल, आधा दंत स से जो शुरू होता हो, स्कूल। एक और सुंदर तरीका है इसको पहचानने का, अगर विदेश में जैसे हिंदी में जैसे लिखा गया हो, अगर इसका इंग्लिश लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है स्कूल। इंग्लिश में लिखो तो ऐसे लिखोगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को भी इंग्लिश में लिखोगे तो हॉस्पिटल। समझ रहे बातों को? अर्थात जिस शब्द के हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हो, क्या कहलाता है? विदेशज शब्द कहलाते हैं। और इन सब के बाद एक आता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब हो गया कि जिसमें आधा हिंदी का हो और आधा इंग्लिश का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द के नाम से जानते हैं। समझ रहे बातों को? आधा हिंदी का बात हो और आधा इंग्लिश का बात हो तो उसे संकर शब्द के नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ मतलब लिख देते हैं पहले, यौगिक और फिर योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ का मतलब हो गया जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जिसका अर्थ ना निकले वह रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिए, अर्थ न निकले। यौगिक शब्द जिसके क्या हो कि अर्थ निकले, यौगिक शब्द। और योग रूढ़ का मतलब हो गया जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ क्या करे? ग्रहण करे। जैसे कि रूढ़ में आप कुछ भी लीजिए जिसका अर्थ न निकलता हो, जैसे कि नाक, मतलब समझना ना बातों को, इसे कोई विशेष अर्थ नहीं है। यौगिक में आप आ जाते हैं तो इसमें तो अर्थ निकलेगा, जैसे कि विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या हुआ? विद्या जोड़ आलय। जो घर, आलय का मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब होता है मतलब ज्ञान, अर्थात ज्ञान का घर क्या कहलाता है? विद्यालय कहलाता है। योग रूढ़ की बात करते हैं तो ये योग रूढ़ जो है अपना अर्थ छोड़ करके दूसरे का अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो अपना अर्थ छोड़ दिया, कंठ नीला का बात नहीं हो रहा है, भगवान शंकर की बातें हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट क्या हो? लंबा हो, वो क्या कहलाता है? लंबोदर। गणेश कहलाएगा। समझ रहे हैं बातों को? इतना बता रहा समझ में जी? तो इस तरीके से ये तो शब्द के हो गए। अब रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? हाँ, सबको आपको पता है, विकारी और अविकारी। चर्चा कर लेते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी में आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। समझ रहे हैं? अब संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे तो संज्ञा के विषय में हम चर्चा करेंगे तो संज्ञा क्या होती है, मतलब इसके रूप होते हैं। संज्ञा लिखना पड़ेगा, समझ जाइएगा, समझ जाइए। संज्ञा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इसमें आ जाएगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में समझना सीखिए। इसके हिसाब से ये सब विकारी हो गए, ये सब अविकारी हो गए। अब इन सभी की चर्चा करते हैं। अगर हम तो नाउन की अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन के बदले में जो प्रयोग हो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए एडजेक्टिव होता है। समझ रहे बातों को? और जो इसमें क्रिया जो कार्य करता हो वो मतलब क्रिया होता है, वर्ब होता है। और फिर जो क्रिया की विशेषता बतलाए एडवर्ब होता है। और प्रीपोजिशन जो दो वाक्यों को दो शब्दों को जोड़ता है प्रीपोजिशन होता है। और कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। और इंटरजेक्शन मतलब जिसमें क्या है कि आनंद लेने के लिए जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, इंटरजेक्शन होता है। ये तो आसानी से बात हम लोग समझ गए। अब संज्ञा के भेद की चर्चा होगी। संज्ञा के भेद क्या होते हैं कि 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो संज्ञा को आप समझ रहे हैं। संज्ञा में क्या होता है? जैसे कि राम वगैरह ये सब संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक मतलब जिससे जाति का बोध हो। जातिवाचक जिससे एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। व्यक्तिवाचक जिससे समूह का बोध हो। समूहवाचक जिससे भावनाओं का बोध हो। अपने मतलब जो भी भाव व्यक्त किए जाते हो उसे भाववाचक बोला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कष्ट, कष्ट कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। क्योंकि कष्ट को आप देख नहीं सकते हो, कितना कष्ट हो रहा है नाप नहीं सकते हो, तोल नहीं सकते हो, तो कष्ट क्या हो गया? भाववाचक। जैसे कि मैं आपसे बोलूं चावल, चावल कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक। क्योंकि इसको नाप सकते हो, तोल सकते हो, कितना किलो चावल है, कैसे है। ठीक है। जैसे कि मैं अपने बोलूं वर्ग, कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। समझे ना बातों को? इस तरीके से सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप यदि समझते हुए तो। और अब आ गया सर्वनाम की बात। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें पुरुष पढ़ना पड़ता है। कि सर्वनाम पढ़ने के मतलब तभी समझ में आएगा जब पुरुष समझेंगे। क्योंकि पुरुष का ही रूप होता है क्या? सर्वनाम। पुरुष हमने आपको संस्कृत में पढ़ाए थे, याद है? भूल गए? अगर भूल भी गए हो या याद भी रखे हो तो उससे कोई ज्यादा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं इस समय चर्चा करूंगा ही। पुरुष, पुरुष अर्थात, ठीक है ना? पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। और हिंदी में जो है ये तो संस्कृत में हो जाएगा, उल्टा हो गया। इधर 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 जो है उत्तम हो जाएगा। हिंदी में उत्तम इधर होगा और यहाँ अन्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो उत्तम पुरुष का मतलब हो गया कि जो कहता है, कहने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? व्याकरण के विषय में बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलने वाला हूँ, मैं वक्ता हूँ। वक्ता क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष होता है। जिसमें मैं हो सकता हूँ, मैं बोलूंगा या हम लोग बोलेंगे। बात बराबर है? तो मैं और हम लोग क्या हो जाएंगे? देखिए, किताबों में जो परिभाषाएं लिखी गई है ना, किताबों में जो परिभाषाएं लिखी गई है उसके अलावा आप भी अपना कुछ सोच रखिए और उस सोच के हिसाब से अब मतलब अपना काम कीजिए। तो जैसे कि मैं और हम लोग क्या हो जाएंगे? वक्ता। और मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला है वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। सुनने वाला अर्थात श्रोता। ठीक है। श्रोता में कौन आ गया? तुम या तुम लोग। तुम दोनों जो है ना, तुम दोनों संस्कृत में आता है। क्योंकि संस्कृत में द्विवचन होता है, हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। अन्य पुरुष में आ गया जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, वह अन्य पुरुष में आता है। मतलब जो जिसके बारे में बात हो रहा हो। जैसे कि यह, वह, वे सब, ये सब। जैसे कि अभी पुरुष की बात कर रहे हैं तो पुरुष अन्य पुरुष में आ जाएगा। व्याकरण की बात हो रही है तो व्याकरण अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक। तो जैसा इसका शब्द है, आसानी से आप व्याकरण की बातों को आसानी समझ सकते हो। जैसा शब्द है वैसे ही उसकी परिभाषाएं हैं और उस परिभाषाओं के आधार पर आप आसानी से बातों को समझ सकते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष के मेल को पुरुष बोलते हैं।
और स्त्री और पुरुष का जो बोध कराता हो, जिस शब्दों से स्त्री और पुरुष होने का बोध होता हो, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अर्थात यह जो कुछ भी आप पढ़े हैं यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप था। मैं, हम लोग, तुम लोग, यह हुआ, यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप था। अब कारक विभक्ति के आधार पर, जैसे मैंने आपको बालक शब्द में आपको पढ़ाया था और कारक भी पढ़ाया था कि मैं का कारक चलेगा तो प्रथम में क्या होगा? मैंने, ठीक है, कर्ता ने था ना, तो कर्ता ने अर्थात मैं ने, कर्म को अर्थात मुझको, करण से मुझसे, इस तरीके से इसमें प्रक्रियाएं चलती हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके 3 रूप को दिखा दिए गए हैं। तुम, तुमने, तुमसे, तुझ में, तुझसे वगैरह वगैरह, इस तरीके से सब चलेगा कारक के हिसाब से। अब आगे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, एकदम निश्चित का बोध हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इस लड़की की बात हो रही है तो यह माला है, ठीक है, एकदम निश्चित है कि यह कौन है? माला, दूसरा कोई नहीं है, जो है मतलब निश्चित है कि यह माला ही है, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो कि अब क्या है। जैसे कोई होगा, जैसे कि अभी दरवाजे पे कोई आया होगा, तो दरवाजे के बाहर है तो पता नहीं है कि वो कौन है, तो क्या कहते हैं? कोई होगा। देखो, तो कोई होगा, कोई क्या है? अनिश्चय है, ठीक है। संबंधवाचक, जिससे कोई संबंध हो, ठीक है ना। जो कहो सो हो, मतलब संबंध है, जो कहोगे उसी से संबंध है। जो कहोगे, जो तुम कहोगे, वह जो कहोगे मतलब संबंध है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। निजवाचक, जिससे अपने आप का बोध होता हो, जैसे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो मैं आप जो है यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जैसे कि तुम कौन हो, तो कौन यहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है, वह क्या है, तो क्या जो है प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं विशेषण। तो विशेषण की बारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, जिस शब्दों से गुण का विशेष मतलब पता लगता हो वह क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। जिससे परिमाण का पता लगता हो, परिमाणवाचक। जिससे संख्या का पता लगता हो, संख्यावाचक। जिससे सर्वनाम मतलब जिससे सर्वनाम से जिस सर्वनाम से पता चलता हो तो वह सर्वनामिक विशेषण। उदाहरण भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं। प्रविशेषण का मतलब हो गया कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। अब आगे विशेष से और विशेषण की बात की गई है, तो विशेष से और विशेषण मतलब संज्ञा को विशेष से कहा जाता है, याद रखिए। संज्ञा को क्या कहा जाता है? विशेष से। और विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता बतलाई गई है। जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि अब इसे मतलब विशेष से, जैसे बोला कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि राम बहुत तेज लड़का है, तो यहाँ पर जो है बहुत तेज जो लगा है, तो यह बहुत तेज प्रविशेषण हो जाएगा। तेज है, तेज तो विशेषण हो गया। तेज क्या हो गया? विशेषण। बहुत जो है वो प्रविशेषण। अब विशेष से विशेषण की बात की जाए तो राम क्या हो गया? विशेष्य। समझ रहे हैं बात? किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? राम की। कौन तेज है? राम तेज। तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य। किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत? यहाँ तक बात आ रही है समझ में? थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ रहा है क्योंकि यह रिवीजन क्लास है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आप और वैसे भी मैं ऑफलाइन क्लास में ये सभी चीजें बार बार आपको पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, बताया हूँ। कोई पहली बार नहीं चल रही है, आपको तो आसानी से समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? तो इसे प्रविशेषण, इसे विशेष कहा जाएगा। और यह विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया, सब आप पहचान लिए। अब जब आप इसमें जब आपको जब चर्चा करने के लिए मिलेगा कि कौन प्रविशेषण है, कौन विशेषण है, कौन विशेष है, जब परीक्षा में टच करेगा तो आप अपने दिमाग पर लगा करके जो आप याद किए, जो समझे हैं, उसका इस्तेमाल करके आप जवाब दीजिएगा। तो आज जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद वाली क्लास में जो है, ठीक है ना, इससे आगे विशेषण के बाद जो है कि मतलब चर्चा की जाएगी। 2-3 क्लास में जो मैं मतलब कोशिश होगी कि व्याकरण समाप्त कर जाए। 8 तारीख तक जो व्याकरण समाप्त करने की कोशिश होगी और उसके बाद आपकी टेस्ट होगी। इसके साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है।